अंबाला रैली से कितना बदला माहौल। रैली में राहुल गांधी ने क्यों कहा हमें नहीं चाहिए दो हिंदुस्तान। क्या ये चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस रैली के बाद बदल जाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं उस रैली के इम्पैक्ट की, जो अब से थोड़ी देर पहले ये रैली खत्म हुई है। इस रैली की जो खास बात अगर देखी जाए तो खास बात ये रही कि रैली में कांग्रेस ने पूरी ऊर्जा के साथ एक जगह इकट्ठा होकर कांग्रेस नेताओं ने एक मैसेज देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को इकट्ठा किया और ये जो 4 दिन का कार्यक्रम है उसका पहला दिन अंबाला से शुरू हो रहा है, रैली से शुरू हो रहा है और उसके बाद हाइब्रिड यात्रा के तहत ये आज कुरुक्षेत्र शाम में पहुंच जाएगा। इसका कार्यक्रम भी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, आगे बढ़ेगा। लेकिन इस रैली पर सबकी नजर टिकी हुई थी, सबकी नजरें थी कि आखिर इस रैली में भीड़ कितनी जुटती है, लोग कितने आते हैं, नेता एकजुट होते हैं कि नहीं, राहुल गांधी का प्रेजेंस, प्रियंका गांधी का प्रेजेंस, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेताओं का, कुमारी शैलजा का प्रेजेंस, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खासकर ये जीटी रोड वाले इलाके में जहां बीजेपी का प्रभाव रहता आया है। और इसमें किसानों की भी जबरदस्त मौजूदगी थी, सिख समुदाय की भी मौजूदगी थी, जाट मौजूद थे, दलित मौजूद थे, युवा वर्ग मौजूद था, महिलाएं मौजूद थी, यानी कोई वर्ग बाकी नहीं था। और इस रैली से राहुल गांधी ने ये ऐलान किया कि जो सरकार कांग्रेस की बनेगी वो किसी जाति की नहीं, 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। इस पर स्पष्ट रूप से जोर देकर उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी और इसका विश्वास जताते हुए ये भी कहा कि वो सारी बातें जो सम्मान की बात है, सम्मान बचाया जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि गरीबों की जेब में हम कितना पैसा डाल रहे हैं, उनके अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में पैसे के बिना सम्मान भी नहीं बचता है। ये दो टूक बातें राहुल गांधी ने कही हैं। मैं राहुल गांधी के छोटे छोटे बयान भी आपको दिखाता चलूंगा और हमारे पैनलिस्ट साथी भी, गेस्ट भी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी आपको मैं परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या, उसको हम बारी बारी से टुकड़े टुकड़ों में सुनते हैं। जी सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को कि वो अडानी के बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आने की बात कर रहे थे। हम और भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, हरियाणा की धरती से, हरियाणा वासी हैं और वहां की धरती पर मौजूद है, प्रदीप डबास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूज़ फॉर इंडिया भी चलाते हैं, बड़े बड़े पत्र अखबारों में काम कर चुके, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में काम कर चुके प्रदीप डबास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ चुकी है देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक
जो परिचय की मोहताज नहीं है। सारे लोग आप जानते हैं, मीनू जैन आप टाइप कीजिए इसमें गूगल में, और मीनू जैन जी का वीडियो और चेहरा सब कुछ सामने आ जाएगा। इतनी चर्चित और इतनी पॉपुलर हैं। तो हम अभी एक बाइट सुना रहे थे प्रदीप डबास जी। अब बाइट पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इस बात पर आना चाहते हैं कि ये रैली बहुप्रतीक्षित थी। बहुत प्रतीक्षित का मतलब ये नहीं बहुत लंबे समय से, लेकिन जब से ये बताया गया, क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट रहा हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस की ओर से कि 4 दिन की यात्रा, 30 से ज्यादा विधानसभा को कवर करना और एक सरप्राइजिंगली ये इवेंट को बनाना जिसमें प्रियंका भी हो, राहुल भी हो, और ये बीजेपी के नेता अलग अलग रैली कर रहे थे, इन्होंने एक 4 दिन का कैंपेन बना दिया। आज पहला कैंपेन आप देखिए, अंबाला से शुरू होता है, कुरुक्षेत्र तक जाना है। तो ये जीटी रोड का जो इलाका है जहां बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती थी, वहां पर इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अनिल विज एक बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं। वहां से शुरू करके लाडवा, जहां आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, यानी एक मुख्यमंत्री का आकांक्षी बीजेपी का दूसरे मुख्यमंत्री हैं। यह 2 शहरों, 2 जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बीजेपी के खिलाफ ये रैली कांग्रेस कर रही है, पूरे दमखम के साथ कर रही है। तो इसमें हमने देखा जो ऑडियंस थे उसमें सिख भी थे, महिलाएं भी थी, किसान भी थे, जवान भी थे, युवा भी थे, हर वर्ग लगभग कवर हो रहा था। और राहुल गांधी ने कहा भी कि हम 36 बिरादरी की सरकार बनाएंगे, किसी एक जाति और किसी सरकार नहीं होगी, हर सबको भागीदारी भी देंगे, ये भी कहा है। तो इसको आप कैसे, पहली प्रतिक्रिया इस रैली पर आपकी कैसे बनती है प्रदीप जी? मैं कल प्रेम जी कह रहा था अपने किसी साथी से कि प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं मोहनलाल बड़ोली, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र ही क्यों लिखा। उन्होंने ये सोचा ही क्यों होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह की भी कैंपेनिंग हो सकती है। जब तक ये मान के चला जा रहा था कि अगर प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आपकी बात को दर्शकों को समझा दूं। आपकी बात को आप जो कह रहे हैं कि 4 दिन के लिए बढ़ा, 1 तारीख को चुनाव होना था, अब 5 तारीख को हो रहा है। 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में हो रहा है, 5 को हरियाणा में हो रहा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी कि इसको बढ़ा दीजिए, और उसी 4 दिन का इतना धुआंधार उपयोग कांग्रेस कर रही है कि आज बीजेपी को पछताना पड़ रहा है कि काश 1 ही अक्टूबर को चुनाव हो जाता। ये आप कह रहे हैं जी? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मोहनलाल बड़ोली ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्यों 4 दिन के लिए ये चुनाव आगे बढ़वाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, एक बात। दूसरी बात, जो आज से ये कैंपेन शुरू हुआ है, देखिए किसी भी राज्य में, हरियाणा को छोड़ दीजिए, आप देश के किसी भी राज्य में गांधी परिवार से 2-2 सदस्य, वो भी 4 दिन के लिए विधानसभा चुनाव में, शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी इस तरह से कभी नहीं हुआ। ये कभी नहीं हुआ है। और ये मुझे लगता है कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस तरह की रणनीति भी कांग्रेस बना सकती है। जी, ये मंच से इस बात का उल्लेख भी हुआ। कुमारी शैलजा ने संभवतः कहा कि भाई बहन एक साथ इस तरीके से रैली के लिए, राजनीतिक प्रोग्राम के लिए देश में कभी इकट्ठा नहीं हुए, और इसका हम स्वागत करते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं इसको इंगित भी किया कुमारी शैलजा जी ने। जी, आप कुमारी शैलजा की और हुड्डा साहब की बात लीजिए। जैसे आपने कहा कि रैली में, देखिए एक तो बॉडी लैंग्वेज आप जरूर देखिएगा। मोदी साहब ने अब तक जो रैलियां की है उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका जो है, उसको लेके बार बार टिप्पणियां भी की गई है कि इस बार बड़ा डल है। और जो जनता का रिस्पांस जो रैली में मौजूद थे उनका भी बड़ा डल था, बार बार उनसे कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज अगर समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत एग्रेसिव दोनों बहन भाइयों का बॉडी लैंग्वेज रहा है। उन्होंने जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शुरुआत की अपने भाषण की, और उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की महिलाओं से कि त्योहार आते हैं, पर्व आता है तो कोई तो घबराहट होने लग जाती है, बच्चे की फीस भरनी होती है तो घबराहट होने लग जाती है। तो उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, और यही कनेक्ट राहुल गांधी ने जब लोगों की जेब के साथ बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जो है आपका पैसा
सुनामी की तरह अडानी की जेब में जा रहा है और आपकी जेब से वो पैसा लगातार निकाला जा रहा है। तो सीधे तौर पे उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट करने की बात की, उन्होंने 36 बिरादरी की सरकार बनाने की बात की। इसकी एक बानगी आपने देखा होगा, जब रैली खत्म हुई प्रेम जी, उसके बाद जब सब लोग हाथ ऊपर करके खड़े थे, एक बड़ा रोचक दृश्य जो हरियाणा के लोग देखना चाहते थे, क्योंकि देखिए चुनाव में लोग पहले मन बना लेते हैं, लोग तय कर लेते हैं कि अब की बार करना क्या है, सरकार रिपीट करनी है, किसको लेके आना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी को लेके जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी पहचान तो उसी वक्त हो गई थी जब 2019 में दोबारा सरकार बनी तो सिर्फ 40 सीटें दी थी, और जो उनके खिलाफ जीत कर आए थे, 10 सीटें लेके आए थे, उनके खिलाफ प्रचार करके 10 सीटें लेके आए थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनी, तो उसको फिर और बल मिला। जो लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ जो एक अविश्वास बना हुआ था, उसको और बल मिला, क्योंकि बीजेपी ने वही किया, जननायक जनता पार्टी ने वही किया। उसके बाद फिर किसान आंदोलन हुआ, और हरियाणा किसानों की भूमि है, जमीन है, तो निश्चित तौर पे ये एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है, ये जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। इसमें लाभ कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस उसका लाभ पूरी तरह उठाने की प्रेम जी कोशिश भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए, एक लोकसभा 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 में से हर लोकसभा में 9 सीटें आती है विधानसभा की, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में है, उसमें से 79 पे लीड किया था 2019 में। लेकिन 2019 के ही जब विधानसभा चुनाव आए थे प्रेम जी, उसमें 40 सीटों पे सिमट के रह गई थी। जो पार्टी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में 79 पे लीड लेके आई थी, उसके बाद उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, वो 40 सीटों पे सिमट के रह गई। और इस बार लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, उसमें मेरे ख्याल में 42 सीटों पे बीजेपी ने लीड किया है, और 44 पे या 46 पे कांग्रेस ने, और 44 पे बीजेपी ने लीड किया है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, लोग मन बना चुके थे पहले से, लोगों के मन में था। हाँ, ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये जो 4 दिन का कैंपेन चलाया है, इसने उस हवा को जो कांग्रेस के हक में चल रही थी या बीजेपी के खिलाफ चल रही थी, मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, जो बीजेपी के खिलाफ चल रही थी, उसको एक सुनामी में बदलने का काम ये 4 दिन का जो कैंपेन है वो जरूर करेगा। जी जी, मैं यही तस्वीर जो अभी आप दिखा रहे हैं मंच से, ये अपने स्क्रीन पे ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का दोनों तरफ से ऐसे हाथ पकड़ रखा है, और उन्होंने, आमतौर पे होता क्या है कि हाथ ऐसे ऊपर कर लिए जाते, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों के हाथ ऐसे करके मिलवाए हैं, जनता के सामने लोगों के हाथ मिलवाने की कोशिश की है। तो ये मैसेज जो है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है प्रेम जी। देखिए ये इस तस्वीर में आप देखिए, बमुश्किल 2-4 सेकंड का की ये तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। देखिए, प्रियंका गांधी कुमारी शैलजा के हाथ पकड़ी हुई है, कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा का हाथ पकड़े हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा केसी वेणुगोपाल का हाथ पकड़े हुए हैं, और उसके बाद आगे मुझे तस्वीर थोड़ी साफ दिख नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों के हाथ पकड़ के मिलवा रखे हैं। आप ये देखिए, राहुल गांधी, हाँ, पीछे में राहुल गांधी, बिल्कुल ये खास तौर से बात है, राहुल गांधी पीछे में दोनों के हाथ पकड़वा रहे हैं, मिलवा रहे हैं। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण मैसेज आज दिया है, क्योंकि चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जो है वो कुमारी शैलजा कुछ दिनों के लिए जब शामिल नहीं हुई थी प्रचार में, तो बीजेपी ने भरपूर इसका लाभ उठाने की कोशिश की थी, इसको दलित के खिलाफ या दलित को लेकर जोड़ने की कोशिश की थी, और जो है हंसी का पात्र भी बने थे मनोहर लाल खट्टर जब उन्होंने कुमारी शैलजा, वो देखिए प्रेम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रह गए, और वो उस स्टेट के किसी लीडर का अगर मिजाज नहीं पहचान पा रहे हैं, और वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा अगर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आती है तो उनका स्वागत है, तो निश्चित तौर पे वो एक लीडर जिसको ऑफर कर रहे हैं, उनका मिजाज, उनका बिहेवियर नहीं पहचान पाए हैं 9.5 साल में, तो इस तरह के नेता से कोई भी पार्टी बचना चाहेगी। और यही हो रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को पूरी तरह इस इलेक्शन में इग्नोर कर दिया गया है,
उनको ना किसी पोस्टर पे जगह मिलती है, ना किसी रैली में जगह मिलती है। हाँ, अभी जो हिसार में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी उसमें इसलिए उनको स्टेज पे जगह दे दी गई थी क्योंकि लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि मनोहर लाल खट्टर को इग्नोर किया जा रहा है, और मनोहर लाल खट्टर का जो बिहेवियर रहा है प्रदेश की जनता के साथ वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे लोगों के साथ, वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। और एंटी इनकमेंसी जो है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, वो खिलाफ थी इनकी नीतियों को लेके, इनके काम करने के तरीके को लेके, अवेलेबिलिटी ना होने को लेके और मनोहर लाल खट्टर को लेके। जी जी, मैं थोड़ी सी बात प्रियंका गांधी ने जो बात रखी है उसकी याद दिलाते हुए, प्रियंका गांधी ने बात ही शुरू की कि महाभारत की धरती है, गीता का संदेश जो है, न्याय का संदेश इस धरती से गया है। और यहां से बात को जो उन्होंने उठाया, तो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, सब लोग न्याय की बात करते दिखे। हमारे युवाओं को न्याय क्यों नहीं मिला, रोजगार क्यों नहीं मिला, या किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला, अपमान क्यों मिला, महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिला, अपमान क्यों मिला। इस पूरा भाषण जो है, उन्होंने शुरुआत में जो गीता से बात उठाई वहां से कनेक्ट हो गया। प्रियंका गांधी भी कनेक्ट करती दिखी, राहुल गांधी भी कनेक्ट करते दिखे। एक महत्वपूर्ण बात तो मुझे ये दिखी जो उन्होंने कही, इसी को उन्होंने विस्तार भी दिया प्रियंका गांधी ने, कि किसान जब लड़ रहे थे, नौजवान जब नौकरी खोज रहे थे, या महिलाएं जब सम्मान के लिए लड़ रही थी, तब कहां थे प्रधानमंत्री। अभी आकर के बड़ी बड़ी योजनाएं बता रहे। ये कनेक्ट प्रेम जी, ये कनेक्ट और मजबूत तब हुआ जब प्रियंका गांधी ने इसको सम्मान के साथ जोड़ा, स्वाभिमान के साथ जोड़ा, और राहुल गांधी ने उसी स्वाभिमान उसी सम्मान को जेब के साथ जोड़ दिया, आपकी पॉकेट के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, इस पूरे सभा को देखने की बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। मैं अब आना चाहता हूं मीनू जी के पास में, और इस बीच में मैं प्रियंका गांधी ने क्या बोला एक बार फिर से नीचे स्क्रॉल करूंगा, और पहले थोड़ा प्रियंका गांधी के कनेक्ट और भाषण पर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर राहुल गांधी पर भी आते हैं। जी प्रियंका जी, ऐसे आप चाहें आप जोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। जी जी, देखिए, मैं पहले ये जो 4 दिन का कार्यक्रम है और जो ये बोल रहे हैं वहाँ, इनके बारे में मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, ये 4 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें एक जो सबसे बढ़िया जो रणनीतिक तौर पे जो कांग्रेस ने अपर हैंड ले लिया है और अपनी भूल सुधार कर ली, कि वो अपने सामने जो जो जीती हुई बाजी है उसको अब हारना नहीं चाहते राहुल गांधी और ये प्रियंका, या ये कहिए कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है कि ये लोग रैली करके चले गए शीर्ष नेतृत्व, और पीछे से नेताओं की आपसी लोग जो स्थानीय नेता हैं उनकी आपसी खींचतान से कांग्रेस अपनी जीती हुई बाजी भाजपा को गंवा बैठी। ये उत्तराखंड इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, और ऐसा ही मिलता जुलता उदाहरण आपके राजस्थान में भी हुआ, आपसी खींचतान में अल्टीमेटली चला गया। लेकिन अब क्योंकि मोमेंटम इतना जबरदस्त बना हुआ है, तो बात हो रही है भाई 70 सीटें 80 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली हैं, तो ये किसी भी तरीके का कोई चांस और कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहते ढीला, कि कोई लूज एंड नहीं छोड़ना चाहते कि जहां से भाजपा इनकी कोई एक भी सीट ले उड़े जो इनकी तरफ आने वाली है। तो ये रणनीतिक रूप से इतनी ज्यादा समझदारी और इतनी ज्यादा जुझारूपन के साथ जो ये कांग्रेस, मुझे लगता है इस बार पहली बार हरियाणा के इलेक्शन में उतरी है, कि लास्ट के जो 4 दिन हैं उनको किसी भी कीमत पे व्यर्थ नहीं जाने दे रहा है, और अपने हाथ में मुट्ठी को कस के बांधे रखना है, ढील नहीं छोड़नी है, पतंग को ढील नहीं छोड़ के देनी है। दूसरी बात ये कि ये जो ये जगह चुनी गई है, देखिए यूं तो सारा हरियाणा लगभग, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, तो यूं तो सारा हरियाणा ही किसान आंदोलन से प्रभावित था, लेकिन ये इलाका जो है इसका पंजाब से लगा होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा इसके बारे में चर्चा थी, सबसे ज्यादा प्रभाव था, यहीं से आ रहे थे किसान बहुत लंबे तरीके से, तो इसलिए राहुल गांधी का जो सारा भाषण रहा वो किसानों के ऊपर फोकस था। उन्होंने मीनू जी, ये जो पंक्ति है इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक डायरेक्शन भी है, सोच भी है, कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की लहर से ज्यादा आपके सम्मान की लहर है। ये बहुत प्रभावशाली पंक्ति थी, मैंने ध्यान भी दिया और इसलिए इसको स्लग में भी बनाया। इस पर मैं आपका ध्यान खींच रहा था, आप आगे बोलिए। जी 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 जी
देखिए वहां मैं उसको पूरा कर दूं तो वो जो वहां पे उन्होंने सामने आमने अडानी और किसान को आमने सामने उन्होंने तौल दिया, उन्होंने बता दिया कि सरकार की नीतियां किसके पक्ष में है। वो बता रहे हैं कि आप तो 24 घंटे खेतों में काम करते हैं, आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन पैसा किसके खाते में आ रहा है? अडानी के। और किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के गांव गांव में अडानी का नाम बच्चे, बूढ़े, अम्मा, दादी, ताऊ सब जानते हैं वहां पे। तो इसलिए अडानी और अडानी को लेके ये जो है कि भाई किसान के सामने डेफिनेटली किसान विरोधी नीतियां हैं सरकार की, उनके पीछे अडानी है, क्योंकि किसान की जेब का पैसा जो उन्होंने बता भी दिया कि भाई आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता, अडानी जैसों का कर्जा हो सकता है 16 लाख करोड़ का माफ। तो वो जो उसको कहते हैं ना कि उनको सच्चाई से रूबरू करवाना, ताकि अगर वो भूल भी गए हो आजकल में मोदी वो बीजेपी के नेताओं के बहकावे में आगे कोई भूल भी गया हो तो उसको दोबारा से याद दिलवा दिया कि याद रखना कि आपके लिए अडानी के लिए कहां तक गए मोदी जी और आपके लिए क्या किया उन्होंने। कीले बिछवा दी थी, 2-2 फीट की कीले सड़क पे बिछवा दी थी ताकि ना आए। तो वो उन्होंने ये जो कहा है। तीसरी बात जो आपने कही कि भाई प्रियंका ने कहा कि भाई ये सम्मान की लहर है, डेफिनेटली देखिए सम्मान का तो मर्दन हुआ ही है। आप जो बता रहे हैं उसमें कि पोर्टल्स बने हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं, परिवार का आईडी कार्ड, खेतों का आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी का, तो वो चीजें लोगों को चक्कर लगा लगा के सरकार के कार्यालयों के ऑफिसेस के, और वहां से जवाब नहीं मिलता है। उल्टे क्या होता है कि झड़प हो जाती होगी, जो ऑफिसर्स होते होंगे बड़े बदतमीजी से बोलते होंगे। और देखिए अगेन वही बात जो राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ाया कि अगर पैसा नहीं है तो आपका सम्मान नहीं है, ये तो फैक्ट है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जिसके हाथ जेब में पैसा है वही बड़ा है आदमी और उसी का सम्मान है, लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान में। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपके सम्मान करने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी जेब में पैसा है तो दूसरे आपको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए, या अपनी जमीन बेच के और विदेश नहीं जाना पड़ेगा। देखिए जो किसान होता है उसका सबसे प्रिय धन होता है जमीन, बाकी सब चीजें उसके लिए सेकेंडरी होती है, दूसरे नंबर पे आती है। तो वो उस चीज को उन्होंने एड्रेस किया है। और ये देखिए ये सम्मान मेरे हिसाब से जो सम्मान की लहर है ये हरियाणा की जनता ने अर्जित की है। क्यों? देखिए ये हिमाचल के बाद ये दूसरा इलेक्शन है प्रेम जी जो जनता मुद्दों पे लड़ रही है। आप बता दीजिए कौन सा मुद्दा वहां गर्म नहीं है? एमएसपी का मुद्दा गर्म नहीं है क्या? अग्निवीर का मुद्दा गर्म नहीं है क्या? बेरोजगारी का मुद्दा गर्म नहीं है क्या? जो असल में लोकतंत्र में मुद्दे होने चाहिए, यहाँ धर्म की राजनीति आप कह रही हैं मीनू जी के, आप इस चीज को नोट करिए। ये तो मीनू जी आप कह रही हैं कि पूरा हरियाणा जो है देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कई अलग अलग मुद्दों पर पूरा प्रदेश आंदोलित रहा है, उसमें ऊर्जा दिखी है और वो संघर्ष दिखता है। और मैं भी ये कह रहा हूं कि आमतौर पर हम लोग इलेक्शन में देखते हैं वोटर कुछ बोल ही नहीं रहा है, वोटर खामोश है, लेकिन हरियाणा का वोटर तो चढ़ करके बोल रहा है कि हम किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। इतना खुल्लम खुल्ला, इतने निडरता के साथ अगर वोटर बोल रहा है, ये यूनिक बात है और उसी संघर्ष से आया है जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं। लेकिन हम अब प्रदीप डबास जी के पास थोड़ा जाना चाहते हैं, ये पूछते हुए कि प्रदीप एक सेकंड जी हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, आपने कहा ना कि हरियाणा की जनता हिम्मत से बोल रही है, तो हरियाणवी तो जाने इसीलिए जाते हैं, धाकड़ कहलाते हैं इसीलिए कि बहुत धाकड़ होते हैं हरियाणा के लोग। जी मैं प्रदीप जी के पास आना चाहता हूं। प्रदीप जी देखिए आज मंच से हुड्डा जी ने भी कहा कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। प्रियंका गांधी ने तो नारा लगवाया कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। और राहुल गांधी ने कहा कि हम 36 बिरादरी की सरकार बनाएंगे, सबको भागीदारी देंगे, और ये भी कि हम सम्मान को जो उन्होंने जोड़ा पॉकेट से, जेब से, और कहा कि हम जेब भरने के बारे में सोचेंगे। और वो जो घोषणाएं उन्होंने की है, महिलाओं को अकाउंट में पैसा देना, युवाओं को देना, उन सब का जिक्र किया। तो हम कह रहे हैं कि जनता जो चाहती है, क्या ये इस रैली में कांग्रेस के नेता वो बोल पाए हैं? जी प्रेम जी,
हरियाणा के मतदाता का मिजाज जो है ना वो बड़ा सख्त होता है। वो अगर कोई विधायक है और उसको कोई काम बता दिया है और अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो ये वही मतदाता है जो उसको सीधे तौर पे ये कह देता है कि अगली बार हमारे गांव में वोट मांगने मत आ जाना, ठीक है। और जब मतदाता के पास कोई प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाता है तो यही वही हरियाणा है जहां पहले सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप उस वक्त कहां थे जब हमारे को घसीटा जा रहा था, जब हमारे को अधिकार नहीं मिल रहे थे, जब हम संघर्ष कर रहे थे, आप उस वक्त कहां थे। और इसका बड़ा उदाहरण जो है वो दुष्यंत चौटाला है। आज अपनी पार्टी में जो 2019 में 15% वोट विधानसभा में लेके गई थी जो जननायक जनता पार्टी और 10 विधायक लेके गई थी, आज दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पे, हालांकि वो सब जगह लड़ रहे हैं लेकिन अपनी सीट पे जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हरियाणा का मतदाता है। यहाँ बड़े जागरूक लोग हैं, खुल के बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं और इनको एग्रेशन पसंद है। और उसी एग्रेशन के साथ आज प्रियंका गांधी और उसी एग्रेशन के साथ जी प्रदीप दबाज जी हैंग कर गए हैं, इंटरनेट उनका स्लो पड़ गया है। लेकिन प्रदीप दबाज जी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनता जो भाव से, जिस ऊर्जा से नेता से एक्सपेक्टेशन रखती है, उसी एग्रेशन, उसी ऊर्जा के साथ प्रियंका गांधी भी नजर आई, राहुल गांधी भी नजर आए और मुद्दों को बोलते नजर आए। मैं एक बाइट सुना देना चाहता हूं। एक तो प्रियंका गांधी की एक बाइट थोड़ी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। इनके साथ क्या किया गया, हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया, उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, हम इस बीच में प्रियंका गांधी के भाषण को सुना रहे थे और मीनू जी भी सुन रही थी वो भाषण, और उन भाषणों में आप
वो सीधा, अगर मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी तो वो समस्याएं बता करके पूछती कि 10 साल तक कहां थे प्रधानमंत्री जी, आज आप कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 साल में क्यों नहीं किया, ये सीधा सवाल वो पूछ रही हैं। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर इस सवाल का जवाब हम मीनू जी से लेंगे जी। मैं यही कह रहा था कि हरियाणा का मतदाता बड़ा जागरूक है, वो सवाल पूछता है, और ये जो परिवार पहचान पत्र का जो मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया, इसकी अगली लाइन में उन्होंने बोला भी है, ये परिवार पहचान पत्र नहीं बल्कि परिवार परेशानी पत्र ये बन चुका है, पीपीपी इसको बोलते हैं। और प्रेम जी, ये प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र हरियाणा में निश्चित तौर पे बहुत बड़े दो मुद्दे हैं, और विपक्ष के हम कहें कि हर नेता इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग सीधे तौर पे इससे परेशान हैं। और इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, परिवार पहचान पत्र, जिसको प्रियंका गांधी परिवार परेशान पत्र बता रहे हैं, और ये मुद्दा वो सिलेक्ट करके बता रही है स्पेशली, कितना बड़ा मुद्दा है। इसमें मैं समझाता हूं, ये परिवार पहचान पत्र एक्चुअली है क्या। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपके 12 नंबर की एक आईडी है, और वो यूनिक आईडी है, उससे आपका पता चल जाता है कि आपका घर कहाँ है, आपकी आंखों की पुतलियां क्या क्या बोलती है, और आपकी पहचान हो जाती है। इसी तरह इन्होंने एक 10 नंबर का परिवार पहचान पत्र हर आदमी के लिए अलग बनाया है। उससे इन्होंने ये कहा था कि ये जब पहचान पत्र बन जाएगा तो तमाम सरकारी सुविधाएं जो लोगों को मिलती है उससे लोग कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। कोई व्यक्ति 60 साल का होता है और उसकी पेंशन बननी है तो उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी, और जब अगर उसकी डेथ होती है तो जब वो कागजों में चढ़ेगा तो उस परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ जाएगा और वो उसकी सुविधाएं बंद हो जाएगी। राशन की सुविधा है, तमाम तरह की सुविधाएं जो सरकार की ओर से अलग अलग तबकों को दी जाती है प्रेम जी, वो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये किसी एक ऐसी एजेंसी को दे दिया शायद जिसने कभी पहले इस तरह का काम किया ही नहीं था। तो किसी की आयु अगर 60 साल है तो उसकी 25 साल लिखी गई है, किसी की 25 साल है उसकी 70 साल लिखी गई है, महिला को पुरुष बना दिया गया है, पुरुष को महिला बना दिया गया है। और इसके अलावा जो उसमें आमदनी जो सालाना और महीने की आमदनी जो तय की जाती है, मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं और मुझसे कोई पूछता है कि आपके कितने बेटे हैं, मैं बताता हूँ 2 बेटे हैं, और वो पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ मजदूरी करता हूँ। आपके बेटे क्या करते हैं, वो कहता है कि मजदूरी करते हैं। तो अपने से वो मानते हैं कि एक मजदूर रोज के 500 रुपए दिहाड़ी बनाता है, तो 3 मजदूर मिलके एक घर में रोज के 1500 रुपए कमाते हैं, तो 45,000 रुपए महीना इनका जो है आमदनी हो गई। और वो अपने आप फिर तमाम जो दूसरी सुविधाएं राशन की और पेंशन की और दूसरी सुविधाएं उनसे काट दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है प्रेम जी। इस तरह से जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, और इसमें नाम गलत है, आयु गलत है, फिर उनको ठीक करवाने के लिए उनको पैसा देना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है, और वापस फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी एक, और इसमें एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं जो इस चुनाव में हुई है प्रेम जी, विपक्ष की ओर से मैक्सिमम जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या जो तैयारियां कर रहे थे कई कई महीनों से, उन्होंने सीएससी करके एक जो है कंप्यूटर सेंटर अपना चलाना शुरू कर दिया था। जो उन लोगों के जो चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, वो लोग अपने अपने आधार पे लोगों के पास कंप्यूटर भेजते थे अपना पोस्टर लगा के, और वो बताते थे कि हम आपकी परिवार पहचान पत्र में, आपके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में या दूसरे पोर्टल्स में जो है जितनी गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो विपक्ष को सरकार ने बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा दिया जो अपनी गाड़ियां घुमानी शुरू कर दी इलेक्शन से 4-6 महीने पहले। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आईडी है। सपोज मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, हिसाब गया हुआ था, वो व्यक्ति बता रहा है कि मेरा 50 गज का मकान है, मेरे पड़ोसी का 500 गज का मकान है, तो मेरे पड़ोसी के नाम से 50 गज का मकान चढ़ा रखा है सरकारी कागजों में, प्रॉपर्टी आईडी में, और मेरे ये मतलब प्रदीप दबाज जी, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। ये सही में प्रियंका गांधी ने जो पकड़ा है ये मुद्दा कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं, ये परिवार को परेशान करने वाला पत्र है। तो ये इतना
इस मुद्दे को अगर कांग्रेस ने पकड़ा है, सभाओं में बोला है, तो ये मुद्दा तो बहुत जबरदस्त बैकफायर करने वाला है बीजेपी को, जो परिवार पहचान पत्र लेकर के आई। ये मैं आपको बताऊं प्रेम जी, ये कर रहा है लगातार। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो चुनाव की तैयारी विपक्षी पार्टियों के लोग कर रहे थे, चाहे जिनको टिकट मिली और चाहे नहीं मिली, क्योंकि तैयारियां हर एक हल्के में 5 से 10 लोग करते हैं, सबने अपने सीएससी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर चला रखे थे। सब अपनी फोटो एक वैन पे लगा के और अपनी पार्टी का निशान लगा के और लोगों तक, गांव-गांव तक वैन चलाते थे। उसमें इंटरनेट की सुविधा होती थी, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर होता था, कंप्यूटर होता था, और वो लोग उसको ठीक करने या करवाने की ऑनलाइन कोशिश करते थे। तो लोगों को लगता था कि कोई तो है जो हमारी सुध ले रहा है, सरकार नहीं ले रही तो कोई तो आ रहा है। तो इस मुद्दे को इस तरह से भी चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई थी। ये इतना बड़ा मुद्दा है। जी, मैं मीनू जी के पास आना चाहता हूँ। मीनू जी, आपसे वही मेरा सवाल है कि जो प्रियंका गांधी बोल रही थी, राहुल गांधी भी जिस बात को आगे बढ़ा रहे थे, और वो सब कि सम्मान को जेब से, सम्मान, पहले तो सम्मान का सवाल उठाना, फिर सम्मान को जेब से जोड़ना, ये कुल मिलाकर के ये इस रैली में, और उसके तीसरी बात परिवार परेशान पत्र बन जाना, वो भी एक मुद्दा है। इन मुद्दों को इस तरीके से जो कांग्रेस ने छुआ है, कहीं भी इन्होंने नहीं कहा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, नरेंद्र मोदी को बहुत कोसने की बात नहीं की, नीतिगत मुद्दों पर केवल कोसा के अब तक कहां थे, लेकिन कोई पर्सनल अटैक नहीं है, जैसा कि वो लोग पर्सनल अटैक करते हैं कि राहुल गांधी को तो एमएसपी का मतलब नहीं मालूम है, इस तरीके से वो भी नहीं दिखा। तो कांग्रेस क्या इस सभा से एक पॉजिटिव नोट पर जनमानस को तैयार करने में सफल होती दिख रही है? जी, मैं एक चीज डाबस साहब से पूछना चाहूंगी। डाबस साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप दबास जी, हाँ, कि आप ये कह रहे हैं कि लोग जो वैन लेके घूम रहे थे गांवों में, तो कांग्रेस के लोग घूम रहे थे या बीजेपी के, कि भाई कमियां जो है सही करवा दें कार्ड में? विपक्ष के केवल जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो विपक्ष के लोग, क्योंकि सरकार तो अपने पीपीपी मॉडल पे बड़े खुश थी, और उसको प्रचार भी मेरी भारतीय इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी मेरे बीजेपी के कई नेताओं से लगातार जिस तरह से उनके फोन आते थे कि क्या चल रहा है, मैं उनको बताता था कि आपके लिए ये पीपीपी जो है ना, वो गले का फांस बन चुका है। वो कहते थे कि नहीं, इससे बढ़िया योजना आज तक देश में किसी राज्य में आई नहीं है। तो वो जो बढ़िया योजना वो लोग बताते थे, वो उनके लिए गले का फांस उस समय भी थी, आज भी थी। लोग परेशान है। और दूसरा प्रेम जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक करके एक पोर्टल बनाया गया, उसमें किसान को अपनी फसल का ब्यौरा डालना होता है, फिर उसमें जो नुकसान हुआ है उसको डालना होता है, तमाम चीजें जो होती है खरीद और बिक्री से संबंधित, वो तमाम चीजें उसमें होती है। आप देखिए, जिस भी स्टेट में, हरियाणा में देहात में बैठा हुआ आदमी इंटरनेट के नाम पे वो फोन स्क्रॉल कर सकता है, मैक्सिमम इतना कर सकता है, कोई वीडियो आ गई तो वो देख सकता है। लेकिन जब फॉर्म भरना होता है, जब चीजें इस तरह से करनी होती है, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कई बार क्या होता है, बैंक में जाते हैं, हम देखते हैं, तो वो उनको 10वीं पास 12वीं पास लोग भी जो है किसी और से फॉर्म भरवाते हैं। तो ऐसे में ये जो पोर्टल, भूपेंद्र हुड्डा इसको पोर्टल की सरकार बोलते हैं, तो लोगों की परेशानियां इससे बढ़ी हुई है। तीसरा जो रोजगार का मसला है, इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, उसके तहत तमाम तरह की भर्तियां इन्होंने कर रखी है। प्रेम जी, वो भर्तियां आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है या इतने लोगों को नौकरियां दी है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समान काम समान वेतन वाला फार्मूला लागू होना चाहिए, वो इसलिए लागू नहीं हो पाता है क्योंकि अगर किसी सरकारी महकमे में कोई क्लर्क भर्ती होता है तो वो एलडीसी या यूडीसी भर्ती होगा, लेकिन उसी काम को जब कौशल विकास निगम के माध्यम से किसी ठेके पे काम करने वाले व्यक्ति से करवाया जाएगा, तो उसकी डेजिग्नेशन बदल दी जाती है, उसको कोई और डेजिग्नेशन दे दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये इस समय कौशल विकास निगम में भी चल रहा है, इसको लेके भी लोगों में काफी गुस्सा है, और इसी वजह से कांग्रेस ने ये कहा है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इस कौशल विकास निगम को खत्म किया जाएगा।
कौशल रोजगार निगम को, सॉरी विकास निगम बोल रहा हूँ, कौशल रोजगार निगम को। जी जी। मीनू जी, आपके पास आता हूँ, सवाल मैं पूछ चुका था जी। जी देखिए, बिल्कुल अब ये क्योंकि जो सम्मान की बात आपने की कि मुद्दा उठाया प्रियंका गांधी ने और उसको उन्होंने कहा कि भाई ये सम्मान की लहर चल रही है, उसको फिर राहुल गांधी ने उनके रोजगार से और उसके रोजगार के जो नतीजा होगा उसमें जो कि उनकी एक समृद्धि आएगी और हाथ में पैसा होगा। तो देखिए, इस वक्त जो मैं ये मानती हूँ कि जो ये रणनीति है ये बिल्कुल सही रणनीति है और बिल्कुल जो, क्योंकि जनता मुद्दों पे आ रही है चुनाव लड़ने के लिए, जैसा कि इस देश में रेयरली हो रहा है। किसी किसी राज्य में, हिमाचल के बाद अब जो हरियाणा में ये हो रहा है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल सही पकड़ लिया है, क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है या प्रियंका जो राजनीति कर रहे हैं वो मुद्दों पे केंद्रित रहते हैं। तो वो अगर कांग्रेस ये चाह रही है कि हम मुद्दों की राजनीति करें और जनता ऑलरेडी मुद्दों पे लड़ रही है, जो बाहर निकल रही है, जो अपने जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विरोध हो रहा है बीजेपी के नेताओं का, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको नेताओं की शक्ल बुरी लग रही है बीजेपी के, उनको लग रहा है कि तुमने हमारे मुद्दों को एड्रेस नहीं किया, आपको प्रतिनिधि बना के भेजा, आपने हमारे लिए कुछ सुविधाएं करने की बजाय हमारे लिए इतनी तरह के टंटे खड़े कर दिए, कहीं पर परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी पत्र और कहीं तरह तरह के पोर्टल्स, उपज का पोर्टल और कहीं का, मतलब गांव का आदमी, नंबर एक तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी पुअर होती है गांवों में, दूसरे आदमी गांव का अपना घर खलियान देखे या दिन रात सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, तो ये आपने बजाय जनता को सुविधा देने के उनको एक काम पे लगा दिया कि आपने ये तुम अपने कार्ड ही ठीक करवाते रहो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जनता परेशान है उससे मुझे लगता है कि जब से ये कार्ड का सिस्टम वहां चला है जनता इसी काम में लगी हुई है वहां। और ये चीजें ऐसी होती हैं प्रेम जी कि जनता अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना इंटरफेरेंस नहीं चाहती कि इन फॉर्मेलिटीज की वजह से उनको अपनी नौकरी पे जाता हो कोई, तो वो नौकरी और बिजनेस पे जाता हो तो बिजनेस छोड़ के वो सरकारी दफ्तरों के खाक छानता फिरे। और आप देखेंगे सरकारी दफ्तरों में जो बाबू बैठे रहते हैं काउंटर्स पे, उनका क्या रवैया रहता है आम जनता के प्रति, और उसमें डेफिनेटली होगा, मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पता है, लेकिन जैसा जनरल हमारा एक्सपीरियंस है कि रिश्वत भी देनी पड़ती होगी। तो वो चीज जनता ने इसलिए थोड़ी चुने हैं प्रतिनिधि, उन्होंने चुना इसलिए है कि भाई हमारी राह आसान करे प्रतिनिधि, तो उन्होंने आसान करने के बजाय आप तरह तरह की ये चीजें ले आते हैं कार्ड ये। और तो उसमें और एक चीज और है कि जैसे अभी खट्टर साहब के बारे में जो बातें आ रही है, क्योंकि एंटी खट्टर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, तो खट्टर साहब का आपने देखा होगा जो सम्मान वाली बात है, वो सम्मान तो खट्टर साहब करते ही नहीं थे। उनके कई उदाहरण जो आपके तरह हमारी जो यूट्यूब के चैनल से उनकी डिबेट्स में तरह तरह के आ रहे हैं कि किस तरीके से बदतमीजी से बोलते थे। अभी परसों की बात है कि वहां कुछ लड़के को कितनी बुरी तरह से लड़ताड़ा उन्होंने, भगाओ इसे बाहर भेजो। ये मतलब चुनाव के टाइम में तो अगर नेता बोलना भी चाहता हो तो भी नहीं बोलता है, गुस्सा पी के रह जाता है। और वो बोल रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं किस बात का अहंकार आ रहा है कि उनके जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे अंतिम समय पे हटा दिए गए एंड टाइम पे, और उसके बावजूद भी उनका अहंकार कम नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इसका मतलब समझदारी नहीं है खट्टर साहब के अंदर, बस नाम के खट्टर साहब है कि भाई मोदी जी के साथ 10 साल स्कूटर पे घूमे तो इसलिए मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। उनको मैं तो सॉरी टू से तहजीब नहीं है कि आदमी से बात कैसे की जाती है मतदाता से, तो वही तो सम्मान होता है कि आप सम्मान से। राहुल गांधी क्या करते हैं, कोई भी आया दीनहीन आया रोने लगा कुछ का, उसको प्रेम से सहला देते हैं, प्यार करके उससे बात पूछते हैं, हाँ अपनी बात बताइए, इसी से जनता गदगद हो जाती है। जनता को क्या चाहिए, इतना बड़ा नेता। मीनू जी बिल्कुल आपकी बात में मैं एक और जोड़ देता हूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले खट्टर साहब एक रथ यात्रा निकाल रहे थे, और उस यात्रा जब वो रथ यात्रा में रथ पे सवार थे उस समय कोई व्यक्ति उनको चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ में फरसा था। और अगर आपने वो वीडियो देखा हो, अब 2024 के चुनाव में वो वीडियो दोबारा से वायरल किया जा रहा है जिसमें खट्टर साहब उस आदमी को कह रहे हैं कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बिल्कुल तो नहीं किया जाना चाहिए। ये ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाना चाहिए, उनको तमीज सिखाई जानी चाहिए। ये कौन सी तरीका है जनता से बात करने का कि आप फरसे से मतलब राजा हैं आप? अरे चुने जनता नहीं भेजा है, चुने हुए बता देंगे आपको जनता आपकी असली जगह कहाँ है। घर बैठो आप, अपने आप को नहीं आता है राज करना या तमीज नहीं सीखी आपने।
तो वो चीज समझ में आनी चाहिए। ये तो ऐसी छोटी छोटी बातें इंसान, और उम्र भी ऐसे भी नहीं है कि कोई चलिए ना समझ है, अभी अभी नए नए जवानी आई है तो चलो जोश है, 60 70 साल के तो होंगे, 60 साल के तो होंगे, तो अपने आप आ जाता है दुनियादारी की तहजीब। तो जो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जनता का सम्मान नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली जनता, और देखिए ये इस तरीके की, चाहे हरियाणा में अब तू करके ही बोलते हैं वहां, तो चाहे मतलब बड़े छोटे में आप नहीं बोलते, अगर आप हरियाणा में आप बोल दो तो कहते हैं अरे ये नाराज है के, तो बुरा मानते हैं आप करके बोलने को, तू ही करके बोलते। तो वहां पे आप बदतमीजी कर रहे हैं, उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। मतलब जो लोग हैं हरियाणा के, उनका बड़ा जो आत्मसम्मान है वो बड़ा मजबूत होता है कि आपने इज्जत नहीं करी, इज्जत प्रदीप से जी, आपके पास एक सवाल लेकर आता हूं। ये जो हम चला रहे हैं स्क्रॉल पे, छोटी पार्टियों का रिमोट बीजेपी के पास है। राहुल गांधी ने इस पर बड़ा स्ट्रेस दिया कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक अमीरों के लिए काम करने वाली पार्टी है, दूसरा आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करने वाली पार्टी है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी कहते हैं कि छोटी पार्टियों का जो है वो रिमोट बीजेपी के पास है, चाहे वो निर्दलीय हो। ये छोटी पार्टियां निर्दलीय क्या इस चुनाव में कोई फैक्टर बन रही हैं? मैं दो चीजें उससे, दो उदाहरण से प्रेम जी आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा ताकि ये सारी पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए। देखिए, हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से गोपाल कांडा एक पार्टी चलाते हैं। गोपाल कांडा जो है वो सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गठबंधन हुआ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। हरियाणा लोकहित पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन बसपा के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो मतलब तीन पार्टियां एक साथ मिलकर सिरसा सीट पे चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद जो रिमोट कंट्रोल की बात इन्होंने कही है, आज 90 सीटें हैं हरियाणा में विधानसभा की। और आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 90 में से 89 मतलब 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सिरसा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का पर्चा वापस करवा लिया, गोपाल कांडा को समर्थन देते हुए। वो गोपाल कांडा जिनका गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के साथ था। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि रिमोट की जो बात कही है राहुल गांधी ने। इसके अलावा आप देखिए, सोनीपत में जब टिकट का वितरण हुआ और सोनीपत में जब निखिल मदान को टिकट दी गई, तो पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन दोनों बगावती हो गए, बागी हो गए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उसके बाद खुद पार्टी आला कमान ने उनका पर्चा वापस करवाया, उनका नामांकन वापस करवाया। लेकिन सोनीपत के साथ ही लगती हुई सोनीपत जिले की दूसरी सीट है गन्नौर। गन्नौर में सोनीपत के पूर्व एमपी रमेश कौशिक के भाई को टिकट दी गई है। उसकी वजह से एक काद्यान देवेंद्र काद्यान नाम है, वो निर्दलीय खड़े हो गए। ब्लू आइड बॉय थे मनोहर लाल खट्टर के, और वो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति थोड़ी सी अगर मजबूत दिख रही है, तो सोनीपत सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बागी प्रत्याशी का पर्चा वापस करवा लिया, लेकिन गन्नौर सीट पे अपने बागी प्रत्याशी का पर्चा वापस नहीं करवाया। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो निर्दलीय है या छोटी पार्टियां हैं, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इनका रिमोट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वो चाह रही है कि जहां बगावती थोड़े से ठीक ठाक पोजीशन में है वहां बगावती लड़े, और जहां बीजेपी की पोजीशन बन रही है वहां अपने आदमियों से वो पर्चा वापस दिलवा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आप देखिए कि रामविलास शर्मा, जो कभी पार्टी के बड़े नेता, हम कहें कि हरियाणा में तो बीजेपी के भीष्म पितामह, उनकी टिकट कटी, वो रोए धोए सब कुछ किया, लेकिन उनको चुप करके बिठा लिया गया। हालांकि उन्होंने तेवर दिखाए, उन्होंने ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। कुछ भी करके पार्टी ने उनको मनाया। सावित्री जिंदल एक बड़ा उदाहरण है। नवीन जिंदल एक दिन पहले या उसी दिन पार्टी ज्वाइन करते हैं, टिकट लेके आते हैं कुरुक्षेत्र से, और वो सांसद चुने जाते हैं। सावित्री जिंदल उनकी मां है, हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, और
सावित्री जिंदल आज की तारीख में विन विन सिचुएशन में इस समय है, विनिंग सिचुएशन में वो है, उनको एज दिखाई दे रही है। और उन्होंने जब कमल गुप्ता जो कैबिनेट मंत्री थे हरियाणा सरकार में, और अभी भी जो, क्योंकि अब तक वो कैबिनेट मंत्री थे, तो उनको जब टिकट हुई, सावित्री जिंदल ने निर्दलीय के तौर पे पर्चा भरा, तो नवीन जिंदल की ओर से भी ये स्टेटमेंट आया था कि वो क्योंकि पार्टी की सदस्य नहीं है इसलिए चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और मां चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी जिस तरह से चाहती है चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, ये लोगों की समझ में कहीं ना कहीं आ भी जाता है। प्रेम जी, ऐसा नहीं है कि मतदाता को एक बार बहकाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मूर्ख बनाना बड़ा असंभव सा काम है। नेता नहीं बना सकते हैं। इस देश में जब से अंग्रेज गए हैं और चुनावी व्यवस्था लागू हुई है, उसके बाद से सरकारें आती हैं चली जाती हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जनता हमेशा जागरूक रहती है, जनता जानती है। आपको 89 का याद होगा किस तरह से एक आंधी सुनामी चली थी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो भी एक दौर था। और जिस तरह से 2014 में आप देखिए एक आंधी सुनामी चली थी, विश्वास करके नरेंद्र मोदी को लेके आई थी देश की जनता, लेकिन वही नरेंद्र मोदी का मैजिक जब खत्म होने लगा प्रेम जी, या कम होने लगा, और लोगों को, उनकी ही पार्टी के लोगों को ये लगने लगा कि शायद 2029 आते आते नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू एकदम से खत्म ही हो जाएगा, ये हो सकता है फिर से किसी पोजीशन में ना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो सेकंड लाइन हम कह सकते हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से राजनीति करनी शुरू कर दी। स्मृति ईरानी ने तो राहुल गांधी की तारीफें तक कर डाली, अब वो किस लिहाज से टोंट में की या कैसे भी की, लेकिन स्मृति ईरानी के मुंह से राहुल गांधी को लेके अगर कुछ ऐसा निकलता है कि वो मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका एक आकलन ये भी किया जा सकता है कि मोदी मैजिक इस समय देश में नहीं चल रहा है, और हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। क्योंकि इसका एक उदाहरण ये भी है कि हरियाणा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती है। नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की थी, जिसमें एक रैली अंबाला में की थी, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। एक रैली कुरुक्षेत्र में की थी, वहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, वो जीत गई भारतीय जनता पार्टी। एक रैली सिरसा में की, वहां बीजेपी हार गई थी, और हिसार में बीजेपी हार गई थी। तो देखिए, जहां नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की, 3 सीटें जो है बीजेपी हारी। तो हरियाणा में मोदी मैजिक कितना चल रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और उदाहरणों के साथ कह रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। एक आखिरी कमेंट के लिए आते हैं मीनू जी, और ये बात आज राहुल गांधी की तारीफ में प्रियंका गांधी भी सामने आई कि मेरा भाई है, और मेरा भाई जिस निडरता के साथ, बिना किसी से डरे हुए, जान की परवाह किए बिना जिस तरीके से जनता के बीच में है, इस तरह से उन्होंने जिक्र किया, और लोहा ले रहे हैं, आम लोगों के लिए लोहा ले रहे हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो विपक्ष को जो बोलने की ताकत दी है, खुल के बोलने की, वो राहुल गांधी ने दी है। उन्होंने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा से जो उन्होंने डरो मत का जो बात कहनी शुरू की, एक नारा दिया कि डरो मत, और वो संसद में भी बोलते रहे, उसको बाहर मंचों पे जहां भी उनको मौका मिलता है कि डरिए मत। तो लोगों को, और वो ऐसा नहीं है कि लोगों को तो उपदेश दे रहे हैं और खुद डर रहे हैं, नहीं, वो खुद भी अपने आप जो उनका आक्रमण जो है, जो विचारधारा की जो लड़ाई है, वो मतलब उसका स्वर धीमा नहीं पड़ा है उनका, वो पूरे उसी तरीके से हमलावर हैं। तो उसको देख के जो जनता में जो जनता उससे उत्साहित हुई है कि नेता आवाज उठा रहा है हमारी, और साथ में आई है, उसका रिजल्ट दिखाई दिया। उससे जो विपक्ष के और नेता हैं, उनकी भी जबान खुली है। आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों से विपक्ष के नेता भी घबराए हुए थे और चुप बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी ईडी पीडी सीबीआई आईटी पाईटी सब का डर निकाल के अपने दिमाग से, और वो लगातार हमलावर रहे। और हमलावर सही है, क्योंकि इस देश की जो बहुलतावादी संस्कृति है, जो इसका संघवाद है, जो इसके लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार है, और उसके सबसे बढ़ के संविधान के ऊपर अगर खतरा आ जाता है, तो राहुल गांधी चुप नहीं बैठे। तो वो ही बात जो प्रियंका ने जो कही है, वो सही बात कही है, और याद दिलवाया है लोगों को। क्या होता है, पब्लिक भूल जाती है इतना चुनाव की गहमा गहमी में कि यस,
क्योंकि राहुल गांधी जो की यात्राएं जो हो चुकी है जिसमें वो डरो मत की बात कर रहे थे वो पुरानी बात पड़ चुकी है, तो याद दिलवाना जरूरी था। प्रियंका ने दिलवाया और पब्लिक को समझ में आएगा कि यस ये आदमी है जो आप भी आज भी देख लीजिए कौन सी बात है जो वो खुल के नहीं बोल रहे हैं मंच से। उन्होंने अडानी के बारे में बोला, उन्होंने किसानों के बारे में बोला, उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला, अग्निवीर के बारे में बोला, सब चीज कही की। और हम क्या देने वाले हैं, हम क्या अगर सत्ता में आते हैं तो हम क्या बताएंगे। और वो उन्होंने कहा 36 बिरादरी की सरकार, तो उन्होंने सारा मतलब जो भी कुछ कोई नेताओं की कोई अंदर खाने की भाई उसको आप उस पर मत जाइए कि सब ठीक सब ये होगा। और ये देखिए 4 दिन इनका यहाँ रहना मतलब कि वो पार्टी उनके कंट्रोल में है। जो हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है इस टाइम शीर्ष नेतृत्व के कंट्रोल में है और उसके कंट्रोल में ही जिसको कहते हैं चुनाव लड़ा जा रहा है। वो कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई अंतिम जो ये मोमेंटम मरा है, जो कहते हैं ना कि पूरी ऊंचाई पे पहुंच गया है अब संगीत, तो वो अब इस संगीत को बेसुरा नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और ये लगता है कि भाई कांग्रेस ने ठान ली है कि इस बार हरियाणा जीत के ही दिखाना है, कोई कसर ना रह जाए, कहीं कोना कोई लूज ना रह जाए, लूज एंड्स जिसको बोलते हैं, तो वो कर रहे हैं। और आई थिंक सो कि कांग्रेस को इसका मिलना चाहिए, देगी जनता, क्योंकि जनता मुद्दों पे लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ धर्म की और नफरत की राजनीति के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है जनता ने हरियाणा की। तो ये एक बड़ी अच्छी लोकतंत्र की सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। मतलब और हरियाणा की जनता से देश की जनता को सीखना पड़ेगा कि कहाँ यदि यूपी वगैरह और सब जगह हो रहे हैं तो क्या मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तो कि आप मुद्दों पे लड़िए भाई। अल्टीमेटली मुद्दा ही आपके जीवन की सुगमता, आपके जीवन में आराम आए, आपके जीवन में कुछ समृद्धि आए, वो ही लक्ष्य होना चाहिए। तो नफरत लक्ष्य नहीं होना चाहिए देश के अंदर। जी 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 दर्शक लिख रहे हैं प्रेम कुमार जी आप सच्चे पत्रकार हो, राहुल गांधी सच्चा नेता है। तो अरविंद त्यागी जी बोल रहे हैं प्रेम जी बाकी सच्चे पत्रकार हैं, बस एक कमी है, थोड़े बाल कम है सर पर। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। और जब बाल पत्रकारिता में कम होते हैं तो पत्रकारिता में ही कम होते हैं, हमारे बाल धूप में थोड़े सफेद हुए हैं, उसी टाइप से पत्रकारिता में हमारे बाल उड़े, ऐसे नहीं उड़े हैं। तो आज की चर्चा में बहुत गंभीर बातें हुई और हम लोगों ने काफी विश्लेषण किया। हालांकि ये इस रैली में इतनी एंगल्स हैं जिसको सबका विश्लेषण इस बातचीत में भी नहीं हो पाया, बहुत सारी बातें छूटी रही। और फिर भी हमने कोशिश की, प्रदीप दबास जी ने बढ़िया से समझाया वो लोकल इश्यूज को, मीनू जी ने भी अच्छे से उस नैरेटिव को बताया जो इस रैली से दिखे हैं। तो हम और दर्शक भी बड़ी संख्या में जुड़े हमारे साथ में। आप सबका बहुत बहुत आभार, प्रदीप दबास जी, मीनू जी और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और आपसे आग्रह कि इस चैनल को, अपने चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सिलसिला आगे भी बढ़ सके, बढ़ता रहे। @प्रणाम इंडिया को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज्वाइन जरूर कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।